नमस्ते बच्चों। मैं फील कर रहा था हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का कंसिस्टेंसी अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग गालों को खींचे, ये तो बहुत नरम नरम है, तो नॉलेज से पता चलता है ये मसल्स के बने हैं। बाकी का कुछ कुछ पार्ट कड़क है, यानी यहाँ क्या है, यहाँ बोन्स है। तो जो कड़क कड़क वो बोन्स, जो नरम नरम वो मसल। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हिस्सा है, नाक का टिप, कान वाला हिस्सा, ये हड्डियों की तरह कड़क भी है और मसल्स की तरह फ्लेक्सिबल भी है। यानी थोड़ा कड़क थोड़ा नरम। ये कौन सा मटेरियल है? Yes. Namaste बच्चों, myself Dr. Vaibhav Awasthi and we are back for this channel Yo-Yo Bio where we are going to talk about cartilage in today's lecture. Okay, आज के लेक्चर में हम कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे। कार्टिलेज एक बहुत ही स्पेशल तरह का मटेरियल है जो कुदरत ने हमको दिया है। लेट्स प्ले कुदरत कुदरत, दैट इज गॉड गॉड। अप देयर इन हेवन, ऊपर स्वर्ग लोक में ना, जब नेचर ह्यूमन बॉडी को बना रहा था, कुदरत जब इंसान के शरीर की रचना कर रहा था, तब कुदरत ने सोचा जहां जहां मुझे ज्यादा सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना है वहां हड्डियां लगा दी। तो हड्डियों की वजह से कैसा है, बॉडी का अंदर का ढांचा फ्रेमवर्क रेडी हो गया। फिर जहां जहां मूवमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहां पर मूवमेंट, राइट, वहां पर कुदरत ने क्या दिया, हमको मसल्स दे दिया। तभी ना पीछे से छोटू सा गॉड का बच्चू आया, बोला डैड, पापा पापा, मैं स्पेशल मटेरियल लाया। ये मटेरियल ना कड़क भी है और नरम भी है, यानी बोन्स की तरह फॉर्म भी है और मसल्स की तरह थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। सो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं कार्टिलेज। ऐसे मटेरियल को कुछ कुछ हिस्सों में लगाया गया। तब गॉड ने अपने बच्चों से पूछा, ये मटेरियल की खास बात क्या है? बोला, ये मटेरियल बोन और मसल दोनों की तरह है। सो कार्टिलेज का मेन प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा नाक का टिप, तो ये मसल्स की तरह एकदम भी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा कड़क है, बट एट द सेम टाइम बोन्स की तरह एकदम कड़क, ओके, और नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा मूव भी होता है बेटा, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी बायोलॉजी नहीं है, बायो हमारे लिए है बायोलॉजी, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुदरत ने क्या सोचा होगा, शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह का मटेरियल दिया उसके कामकाज के अनुसार। ओके, अब कार्टिलेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्टिलेज के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं बेटा। अब ये चारों टाइप को मैं कैसे याद रखूं? तो तू शॉर्टकट याद रखना, शेफ। जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। शेफ नहीं बोलते। खाने की बात नहीं करने का, लेक्चर पे ध्यान देने का बेटा। ओके, राइट, आवर शॉर्टकट विल बी शेफ। नाउ शेफ में C स्टैंड्स फॉर कैल्सिफाइड कार्टिलेज, H स्टैंड्स फॉर हाइलीन कार्टिलेज, E स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कार्टिलेज and F stands for fibrocartilage. You can also call it as fibrous cartilage. So सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। कार्टिलेज के 4 अलग अलग टाइप्स हैं जिसको तुम याद रखोगे विद अ शॉर्टकट ऑफ शेफ, दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज बेटा। अब कार्टिलेज अगर हम लोग टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज के हिसाब से चले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिखे हैं। ओके, कार्टिलेज में सबसे पहली बात ये याद रखना है कि कार्टिलेज इज pliable yet tough and rigid। pliable का मतलब होता है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। अब देखो, बोन्स जो होते हैं ना, बोन्स आर नॉन प्लायबल, यानी हड्डियां बेंड नहीं होगी, हड्डियां टूट जाएगी। द बोन विल ब्रेक बट द बोन विल नॉट बेंड।
अकड़ होती है हड्डियों में, ये झुकते नहीं, ये टूट जाते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज बहुत तेज दिमाग के होते हैं, जहां झुकना पड़े वहां झुक जाते हैं, जहां कड़क रहना है वहां कड़क रहते हैं। ओके, इसको पर्सनालिटीज के हिसाब से इस तरीके से याद रखो। सो कार्टिलेज दे आर प्लायबल येट दे आर टफ एंड रिजिड। अच्छा, दूसरा सबसे जरूरी बात तुझे ये याद रखना है कि कार्टिलेज के लिए बायोलॉजी में कॉन्ड्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ड्रो वर्ड किधर भी आया ना पूरे बायोलॉजी में, याद रखो कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। ओके, सो बायो में ये अलग अलग सेक्शन है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, राइट। ओके, ऑस्टियो मतलब बोन्स, वैसे ही कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। सो आज का लेक्चर है योयो बायो, नो योयो कॉन्ड्रो, दैट मींस कार्टिलेज। ओके, अच्छा, अब हर कार्टिलेज के अंदर उसका जो बाउंड्री है, उसका जो पेरीफेरी है उसको हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, 3 डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अलग अलग कार्टिलेज का, जिसमें से कैल्सिफाइड कार्टिलेज का डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बुक के हिसाब से वी विल बी फॉलोइंग 3 डायग्राम्स। ये 3 कार्टिलेज हम ड्रॉ करने वाले हैं बेटा। ओके, अब हाइलीन कार्टिलेज में यहाँ ऊपर की तरफ जो बाउंड्री है, ओके राइट, फिर उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज में जो बाउंड्री है बेटा, सो इसके पेरीफेरी वाले हिस्से को वी आर गोइंग टू कॉल इट एज पेरिकॉन्ड्रियम। सुनते जाए ध्यान से, हम पेरिकॉन्ड्रियम। अब जैसे बोन के पेरीफेरी वाले पार्ट को हम पेरीऑस्टियम बोलते हैं, वैसे ही कार्टिलेज के पेरीफेरी वाले हिस्से को हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज, ये समझा बेटा। ओके, पेरी ऑलवेज मींस पेरीफेरी, इट आल्सो मींस पेरीमीटर, यानी आजू बाजू में। नेक्स्ट, इस वाले कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। ओके, तीनों कार्टिलेज का पहले नेमिंग कर देते बेटा। ओके, सो द फर्स्ट कार्टिलेज दैट वी आर टॉकिंग इज हाइलीन कार्टिलेज। ये वाला डायग्राम किसका है? हाइलीन कार्टिलेज का बेटा। इलास्टिक कार्टिलेज का डायग्राम यहां पर है, तो इसको एक बार वापस से नेम कर देते हैं। ओके, और फाइब्रो कार्टिलेज इज हियर, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। अच्छा, इसके अलावा हर कार्टिलेज के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। ये देखो एम्प्टी स्पेस बेटा। ओके, इसमें भी ड्रॉ करेंगे। और इसमें भी ड्रॉ करेंगे। एकदम इजी रखते हैं, एक एक पॉइंट धीरे धीरे करते हैं। सो हर कार्टिलेज का जो पेरीफेरी है उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे। फिर हर कार्टिलेज के अंदर क्या होती है, जो एम्प्टी स्पेस है, ओके, जो कैविटी है उसको बोलने का लैक्यूना। एक रहा तो लैक्यूना, और बहुत सारा है तो लैक्यूनेई। ये ऐसा हवा में जाने देने का ये स्टाइल है। ओके, बायोलॉजी का इंग्लिश वर्जन है, ग्रामर वाला पार्ट है। एक रहा तो लैक्यूना, बहुत सारा रहा तो लैक्यूनेई। ओके, अच्छा, अब ये जो सारे के सारे कैविटीज हमने बनाए, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ओके, तो जो ब्लू से बनाया तो मैं ब्लू से ही नेम करता हूँ।
अच्छा, अब हर लैक्यूना के अंदर क्या मिलेगा अपने को? कार्टिलेज के सेल्स मिलेंगे, और ये कार्टिलेज के सेल्स अगर इमेच्योर सेल्स हैं तो इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलने का, और अगर ये मेच्योर सेल्स हैं तो बेटा इसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलने का। अब यहां पे ध्यान दो, कॉन्ड्रो मतलब क्या सिखाया था अवस्थी सर ने? कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कार गाड़ी है अपना, ब्रांड तो बनाया है नहीं मैंने, ये देख कौन सा ब्रांड है, दिख रहा है कौन सा ब्रांड है सर? मर्सिडीज ने पंखा लगाया बेटा। कैसा है कि मजाक अपनी जगह और महंगा गाड़ी अपनी जगह, औकात अपनी जगह, ओके राइट। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कॉन्ड्रो मतलब क्या बेटा? कार्टिलेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्ड्रो कार्टिलेज हो गया। ब्लास्ट, सर ब्लास्ट यानी फटेगा क्या ये? नहीं, ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल और साइट का मतलब होता है मेच्योर सेल। वैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट क्या होगा? इमेच्योर बोन सेल, और ऑस्टियोसाइट क्या होगा? मेच्योर बोन सेल। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होगा? इमेच्योर आरबीसी। एरिथ्रोसाइट क्या होगा? मेच्योर आरबीसी। बायो का ग्रामर है, याद रखो। एनीवे, इंग्लिश नहीं समझता है तो एटलीस्ट इतना याद रखना, इमेच्योर सेल इज ब्लास्ट, मेच्योर सेल इज साइट, बाकी ग्रामर जामर, ओके फाइन। सो इमेच्योर सेल्स आर कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड मेच्योर सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हर लैक्यूना के अंदर कम से कम 2 से लेकर 8 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर ये जो सारे सेल्स हैं ये सारे इमेच्योर सेल्स हैं, बच्चे हैं, नादान है, दुनिया देखी नहीं है इन्होंने, इनको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब इस लैक्यूने के अंदर ये मैंने 2 सेल्स बनाए, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 8 तक हो सकते बेटा। तो ये देखिए 2, ये 4 वाले, और ये देखिए 8, इसके अंदर भी कितने? 8। गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए? सर आपने तो 4 बनाया। हाँ, 4 पीछे है, बोर्ड के पीछे। विश्वास नहीं होता है, बाहर निकल, बोर्ड के पीछे जाके देख, पता चलेगा, ओके राइट। सो 2 से लेकर 8 सेल्स हो सकते हैं बेटा। अब ये जो व्हाइट कलर के सेल्स है ना, इसका नेमिंग करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। चलो यहां पर भी बना लें, सर्कल बना के डॉट बना देने का, बस सिंपल एकदम, ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए बेटा। So they are called as chondrocytes. ओके अच्छा, अब ना बेटा इसमें जरूरी बात ये है कि अब जो बचा कुचा पार्ट है ना कार्टिलेज के अंदर, ओके, ये वाला पार्ट टिकली टिकली, ओके, इस बचे कुचे पार्ट को, और ये 2 सेल के बीच में ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स।
यानी जेली लाइक मटेरियल, एंड द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन. Very important word. The matrix of the cartilage is called as chondrin. नेमिंग कर देते हैं. ओके, अब एक बात नोटिस करो कि इस वाले कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में मैट्रिक्स ज्यादा है और कार्टिलेज के सेल्स कम है. फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है. ओके, और फाइब्रो कार्टिलेज में फाइबर्स ज्यादा होता है, वाइट फाइबर्स. ओके, और फिर बचा कुचा पार्ट मैट्रिक्स. चलो अब इसका भी नेमिंग कर देते हैं बेटा. ये नेमिंग ऊपर ले लें. ये कौन से फाइबर्स है? ये वाइट फाइबर्स हैं, which are also called as collagen fibers. So these are collagen or white fibers. Okay. अच्छा, and remaining बचा कुचा थोड़ा बहुत जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. इलास्टिक कार्टिलेज में है इलास्टिक फाइबर्स मिलेगा. इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है इसमें. मतलब इसको ऐसे लाइन से भर दो. ओके, सो यहाँ पर है ना बेसिक कॉन्सेप्ट कार्टिलेज का फिनिश हो जाता है. अब एक एक कार्टिलेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, कंसीडरिंग द टाइप, स्टार्टिंग विद कैल्सिफाइड कार्टिलेज. अब होता ऐसा है बच्चों कि मेन बात ये है कि बचपन में हमारा बॉडी बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है. छोटे बच्चे को देखोगे ना, छोटा बच्चा यूं बैठा रहता है, वो अपना पैर भी उठा के अपने मुंह तक ले आता है, एकदम बॉडी फ्लेक्सिबल होता है. क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्से है ना शरीर के कार्टिलेज होते हैं. फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है ना, तो हमारे बॉडी में होता क्या है, कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट मटेरियल है. ये कैसी बात हो गई मालूम है? समझो ये बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के अंदर क्या है? रॉड्स है, ओके, और ईंट है, ब्रिक्स है. ओके, राइट. अगर रॉड्स और ब्रिक्स है वो कार्टिलेज है, पर वो रॉड्स और ब्रिक्स के साथ साथ अगर मैंने और सीमेंट डाला, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला, यानी एक्स्ट्रा मिनरल्स डाले, उसको और ज्यादा पैक किया, तब वो और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा. सो जो बेसिक सा ढांचा है दैट इज कार्टिलेज. उस पे मिनरल्स जमा होगा तब कार्टिलेज हड्डी बन जाता है बेटा. ओके, सो कार्टिलेज जब इस पे मिनरल्स जमा होंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलने का? मिनरलाइजेशन. और मिनरलाइजेशन में कौन से मिनरल्स जमा होंगे? कैल्शियम जमा होगा इस पे और फास्फोरस जमा होगा. क्योंकि कैल्शियम मेन जमा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं. और तब जाके कार्टिलेज क्या बन जाता है? बोन बन जाता है. और बोन यानी ऑस्टियो, इसीलिए इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन भी बोल सकते हैं. अच्छा, अब कैल्सिफाइड कार्टिलेज में हमको ये याद रखना है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमको यूजुअली ओल्ड एज में दिखेगा. ओल्ड एज में कैसा होता है ना, बुढ़ापे में शरीर के सारे कार्टिलेजेस पे, मैक्सिमम ज्यादातर कार्टिलेजेस पे कैल्शियम ये सब जमा होना चालू हो जाता है. उसके वजह से कार्टिलेज अपना फ्लेक्सिबिलिटी खो बैठते हैं बेटा, और उसके वजह से जॉइंट्स को मूव करना मुश्किल हो जाता है. जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ, बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं, अकड़ने लगते हैं और मूवमेंट में तकलीफ आने लगती है. बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में दर्द आने लगता है बेटा. ओके, सो कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज सीन इन ओल्ड एज. और यहां पर क्या होगा? जॉइंट्स विल लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी.
इसलिए ना बूढ़े लोग को कभी नीचे जमीन पे नहीं बैठाने का। वो पैर मोड़ कर जब बैठते हैं ना, फिर वापस से पैर खोलते हैं, पैर मोड़ते हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है। जमीन पे नहीं बैठाने का, एज अ पार्ट ऑफ मान सम्मान ऑल्सो। ओके, सी वी कम फ्रॉम गुड कल्चर्स, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री बेटा। ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट कभी नीचे नहीं बैठाने का। एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो कभी नीचे नहीं बैठाने का, क्योंकि उनके कार्टिलेज जो है वो कैल्सिफाइड हो चुके हैं, उस पर ज्यादा कैल्शियम जमा हो चुका है, उनके अभी जॉइंट्स जो है वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहे बेटा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है द हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लंबी लंबी हड्डियां है ना हमारे बॉडी में, उसका जो शुरुआत वाला हिस्सा है, खास करके उसके ऊपर कैल्शियम जमा हो जाता है बेटा। ओके, ऑलराइट। अगर तुमको हाईफाई लैंग्वेज चाहिए तो इसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्ड, बोथ हार्ड। ओके, यहाँ जॉइंट्स इतने हार्ड हो जाते हैं कि मूव करना मुश्किल हो जाता है बेटा। दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं हाइलीन कार्टिलेज पे। अब हाइलीन कार्टिलेज में स्पेशल तुम क्या याद रखोगे? हाइलीन जो वर्ड है ना बेटा, हाइलीन का मतलब होता है कांच की तरह। इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो इसका कांच की तरह अपीयरेंस आता है, ग्लास लाइक अपीयरेंस आता है, इसलिए इसका नाम रखा हाइलीन कार्टिलेज। इसमें दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इसका जो मैट्रिक्स है ना, उसका कलर, तो इसका जेली लाइक मटेरियल जो है ना मैट्रिक्स, उसका ब्लूइश व्हाइट कलर है। सो इट हैज ब्लूइश व्हाइट मैट्रिक्स, ये याद रखो। ओके, बाकी हाइलीन कार्टिलेज में जो है वो डायग्राम में इधर नहीं लिखता हूं। ओके, डायग्राम के हिसाब से याद रखना कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम है, इसमें मैट्रिक्स बहुत सारा है, इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट जो विकसित हो चुके हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, और हर लैक्यूना के अंदर 2 से लेकर 8 कॉन्ड्रोसाइट्स होता है बेटा। ओके, और हाइलीन कार्टिलेज बॉडी में कहां कहां पर मिलेगा? सो हाइलीन कार्टिलेज हमको मिलेगा हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स यानी ये वॉइस बॉक्स, गले का हिस्सा जो उठ के आता है ना बाहर, ओके, जिससे हमारी आवाज निकलती है। ओके, सो लैरिंग्स भी कार्टिलेज का बना है बेटा। ओके, ये हमको मिलेगा एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप है। जब हम खाना निगलते हैं ना, तो ये क्या करता है ना, अल्टीमेटली हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट कर देता है, ताकि हमारा खाना सिर्फ फूड पाइप में जाए, हमारे विंड पाइप में नहीं जाए। सो मुंह के अंदर, यहाँ गले के अंदर एक कार्टिलेज का फ्लैप है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। फिर ये हमारे ट्रैकिया में भी होता है बेटा। ओके, ट्रैकिया इज विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। नहीं तो ये जो हमारा पूरा पाइप है, अगर इसको अंदरूनी सपोर्ट नहीं देते तो ये पाइप पिचक जाता, कोलैप्स हो जाता। और क्योंकि ये पिचक जाता तो सांस लेने में हमको और ताकत लगाना पड़ता बेटा। इसलिए कुदरत ने हमारे ट्रैकिया के अंदर भी हमको कार्टिलेज दिया। वो भी कौन सा कार्टिलेज? हाइलीन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज हमारे रिब्स में भी होता है। ओके, सो इतना तुमको याद रखना है। अच्छा, दूसरा एक ये याद रखो कि हाइलीन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आल्सो। इट इज प्रेजेंट इन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आल्सो। फाइन, ओके। अब रहा बचा क्या बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में 2 एग्जांपल ये याद रखो कि इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज and it is present in our pinna. पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर। ओके, अब इलास्टिक कार्टिलेज डायग्राम से बाकी समझ लो। इसमें क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स कम है। तीसरा, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भर भर के हैं, और इसके वजह से इसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए टिप ऑफ द नोज और ये जो हमारा पिन्ना है, ओके, ये कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल है बेटा, क्योंकि इसके पास इलास्टिक कार्टिलेज। लास्ट, फाइब्रो कार्टिलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रो कार्टिलेज इज द मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कार्टिलेज।
फाइब्रो कार्टिलेज इज द मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कार्टिलेज। सबसे कड़क वाला कार्टिलेज जो है ना वो है फाइब्रो कार्टिलेज। अक्सर एग्जाम में जब ये एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि कौन सा कार्टिलेज सबसे कड़क है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। लोगों को लगता है हाँ इसमें कैल्शियम जमा है, ये मार्क करते हैं, पर ये तो बुढ़ापे पे होता है बेटा, ये इतना ज्यादा कड़क नहीं है। सबसे ज्यादा कड़क, सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा रिजिड कार्टिलेज अगर कोई है तो वो है फाइब्रो कार्टिलेज। इसका नाम फाइब्रो कार्टिलेज क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा है बेटा। ओके, कौन से फाइबर्स है? कोलेजन फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स है। दूसरी बात ये देख कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात ये नोटिस करो कि इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही कम है और स्कैटर्ड है फाइबर्स के बीच में। अच्छा, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फाइब्रो कार्टिलेज हमको कहां देखने मिलेगा? तो ये हमको देखने मिलेगा इन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इन इंटर वर्टिब्रल डिस्क। मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, ओके, और यहाँ एरो कर देता हूँ। तो फाइब्रो कार्टिलेज हमको प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखने मिलेगा। शुरू करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसा है ना, हमारे कमर की हड्डी है बेटा। सो हमारे कमर में है ना 2 हड्डियां हैं। सो इफ यू फील योर हिप रीजन, तेरे कमर में एक हड्डी यहाँ से आता है और एक हड्डी यहाँ से आता है। जैसे तू मेरी तरफ देख रहा है ना, तो तेरे कमर में एक हड्डी ऐसा है बेटा और दूसरा हड्डी ऐसा है। ये हिप बोन को अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें, सो मिडलाइन में आके ये फ्यूज होता है हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया में। ओके, सो आधा हड्डी इधर से आया, आधा हड्डी इधर से आया, और मिडलाइन में आके जहां फ्यूज होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये देख, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं ना तो ये कुछ इस तरह का है। ये कमर का आधा हड्डी और ये दूसरा आधा हड्डी। ओके, और ये दोनों के बीच में इधर जो कार्टिलेज है ना, ये फाइब्रो कार्टिलेज है। ओके, जो कमर के 2 आधे आधे हड्डियों को जोड़ के रखा है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये फाइब्रो कार्टिलेज क्या करता है ना, कमर की दोनों हड्डी को टाइटली पैक कर देता है ताकि हमारा कमर पूरा एक रिंग ऑफ बोन्स बन जाए बेटा। ओके, सो तेरे हिसाब से बताता हूँ, ये आधा हड्डी, ये आधा, और इधर फाइब्रो कार्टिलेज है। तो ये टाइटली इसको जोड़ के रखा है ताकि हिप का एरिया ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। हिप पूरा का पूरा साइड टू साइड, अप डाउन, जैसा तेरे को मूव करना है वैसा तू मूव कर, पर आपस में मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फाइब्रो कार्टिलेज इन इलास्टिक होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर अगर तू देखेगा कोलेजन फाइबर्स ज्यादा है, जो कि अपने आप में इन इलास्टिक है। और कोलेजन फाइबर्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना, ओके, ये हिप को आपस में मूव नहीं करवाते हैं, खास करके मेल्स में। फीमेल्स में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है एक हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है रिलैक्सिन। हार्मोन्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फीमेल के बॉडी में जब रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, सो इसके वजह से हिप का ये 2 हिस्सा जिस मटेरियल से जुड़ा है ना, ओके, ये एरिया थोड़ा सा है ना रिलैक्स होता है ताकि हिप के अंदर का डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाए और बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। सो रिलैक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस व्हिच इज मेड अप ऑफ अ फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट, फिर ये फाइब्रो कार्टिलेज होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। तुमको एक और बात बता दूं, सिम्फाइसियोटोमी करके एक बहुत पुराना प्रोसीजर हुआ करता था जहां ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्रेक करते थे। ओके, उसको ब्रेक करके फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता था इन केसेस ऑफ डिफिकल्ट प्रेगनेंसी। समझो, प्रेगनेंसी का एक ऐसा मामला है जहां बच्चे का साइज बड़ा है और वजाइना का साइज छोटा है। ये कैसी बात हो गई? दरवाजे का साइज छोटा है और आने वाला बच्चा जाड़िया पाड़िया है, सो वो तो दरवाजे से निकल नहीं पाएगा। एक सुमो रेसलर अगर दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रहा है पर उसका साइज बड़ा है, दरवाजे का साइज छोटा है, तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। ऐसे टाइम पे सिम्फाइसियोटोमी, सिम्फाइसियोटोमी, इफ यू वांट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां लिख देता हूं ये वर्ड, सिम्फाइसियोटोमी। आजकल हम लोग ये करते नहीं है, ओके, बट पहले ये किया जाता था।
जहां पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्रेक करके फिर बच्चे को रिलीज करवाया जाता था। बट आज के तारीख में उससे बेटर सर्जरी हमारे पास है जिसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन। ओके, तब हम बोलते हैं बच्चा है ना ऑपरेशन के थ्रू डिलीवर हुआ, दैट इज सिजेरियन सेक्शन। एनीवे वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करवाया जाएगा। ऑलराइट, लास्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बैकबोन, रीढ़ की जो हड्डी है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसमें देयर आर रिंग ऑफ बोन्स, और दो हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज है ना वो है फाइब्रो कार्टिलेज, जो हमारे रिंग ऑफ बोन्स को बहुत ही टाइटली जोड़े रखता है ताकि बॉडी को प्रॉपर्ली सपोर्ट मिले। अगर ये रीढ़ की हड्डी, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, हमारा बॉडी कोलैप्स हो जाता बेटा। ओके, सो वेल बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लिया बेटा? ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने कार्टिलेज और उसके चारों टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तुम इसका है ना प्रॉपर नोट्स बनाओ, डायग्राम अलग अलग बनाओ, और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ साइड साइड में लिखा ना तुम उसको बराबर अपने बुक में एक के नीचे एक लिखना और उसको मेमोराइज करना। लेक्चर देखने के बाद मेजॉरिटी पार्ट तो समझ में आ जाएगा बेटा, बट उसके बाद जो प्रैक्टिस करना है ना वो जरूरी है, और फिर जाके तुम टेक्स्ट बुक रीड करो, देखो मजा आ जाएगा। ओके, टिल देन रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।